नमस्कार, स्वदेश आर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। एक दिन दो लॉन्च। ऑटो सेक्टर के लिए आज का दिन खास रहा है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ऑल्टो एकदम नए अवतार में ज्यादा फीचर्स और नए लुक के साथ पेश हो गई है। ऑल्टो K10 को 4 नए वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 11,000 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ इसकी बुकिंग की जा सकेगी। लेकिन सवाल यह है कि जब देश में बायर्स और मेकर्स एसयूवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बुलिश हैं, तो मारुति को ऑल्टो K10 लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कंपटीशन के दौर में ऑल्टो K10 अपना पुराना रुतबा हासिल कर पाएगी? इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा टाइम्स ड्राइव के एडिटर क्रांति संभव से। लेकिन उससे पहले हम आपको ऑटो सेक्टर की आज दूसरी जो सौगात मिली है उसके बारे में भी बता दें। देश को पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस मिल चुकी है। मुंबई में इलेक्ट्रिक व्हीकल डबल डेकर एसी बस लॉन्च हुई है। इसमें यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ सेफ्टी को लेकर कई फीचर्स जोड़े गए हैं। मुंबई में अगले 2 सालों में 900 एसी डबल डेकर बसों को चलाने की योजना है। और ऑल्टो K10 लॉन्च के मौके पर कंपनी के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव से हमारे सहयोगी दानिश आनंद ने खास बातचीत की। बातचीत में शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि एसयूवी सेगमेंट को मजबूत करने की आने वाले समय में जरूरत है। आज आपने ऑल्टो K10 को लॉन्च करा है। सबसे पहले सर, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस गाड़ी से, और ये एक समय को अगर हम देखें तो आपने तब लॉन्च करा है जब एक कंज्यूमर सेंटिमेंट मिड साइज एसयूवीज या एसयूवीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जी, आपका बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो रुझान है कंज्यूमर का डिज़ाइन के मुतल्लिक, वो थोड़ा एसयूवी की तरफ गया है। लेकिन मैं आपको एक अदद शुमार दूंगा जिससे आपका शायद आपका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा नज़रिया जो है वो आपका थोड़ा बदले। और वो ये कि ये जो सेगमेंट है, हैच का सेगमेंट, ये अभी भी बहुत बड़ा सेगमेंट है। ये एसयूवी जितना बड़ा सेगमेंट है, लगभग उसी के बराबर ये सेगमेंट है। इस सेगमेंट में, हैच में, पिछले जो गुज़िश्ता माली वर्ष था 21-22 का, उस साल में 11,52,000 गाड़ी बिकी है, जिसमें से मारुति सुजुकी ने 7,88,000 गाड़ी बेची। यानी हमारा इस सेगमेंट में जो मार्केट की हिस्सेदारी है, बाज़ार की हिस्सेदारी है, वो 70% के करीब है। तो ये सेगमेंट में वॉल्यूम बहुत है। और दूसरा, अगर आप देखें, एक दूसरा मैं आपको स्टेटिस्टिक्स दूंगा कि जो सबसे जो टॉप 4 हैं, जो फहरिस्त है, अगर आप टॉप सेलिंग कार्स की देखें, उसमें पहली 4 गाड़ियां तो हैच हैं। और यही ऑल्टो जिससे पिछले साल 1,45,000 या 46,000 गाड़ी, 1,46,000 गाड़ी बेची, उसका सेल किसी भी एसयूवी से ज़्यादा है। तो आज भी ये सेगमेंट रेलिवेंट है और मेरी नज़र में ये आगे आने वाले टाइम में भी रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि इंडिया का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो एक बहुत ही एक यंग डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है। 65% लोग जो हैं हमारे कंट्री में वो 30 साल से कम उम्र के हैं। तो उनकी जैसे ही माशी ग्रोथ होती है, इकनॉमिक ग्रोथ होती है, तो आपने देखा होगा कि ये रिक्वायरमेंट बढ़ती है ट्रांसपोर्ट की। तो इस लिहाज से मेरे नज़र में ये बहुत ही अहम सेगमेंट है और हमें उम्मीद है कि इससे हमारे को और वॉल्यूम आएंगे। सर, मारुति एज अ होल एक मार्केट लीडर है और आपका एक टाइम पे मार्केट से 50% के ऊपर था। एंड सिंस ऑल्टो आपका एक वॉल्यूम बेस कार है, ज़्यादा आपकी गाड़ी बिकती है, तो आपको लगता है कि इस ऑल्टो K10 से और बाकी की ऑफरिंग से आपका जो मार्केट शेयर है वो 50% के ऊपर वापस आएगा? कितना आपका टारगेट है कि जल्द से जल्द 50% के ऊपर मारुति का मार्केट शेयर हो? जी, हमारा हदफ तो 50% ही है मार्केट शेयर का। ये मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है। और आज की अगर आज हमारा 50% से कम है मार्केट शेयर, तो उसकी बुनियादी वजह हमारा जो एसयूवी में मार्केट शेयर है वो थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप एसयूवी को हटा दें तो हमारा मार्केट शेयर आज भी 65% के करीब है। तो वो जब 65% नॉन एसयूवी मार्केट शेयर है, जैसे ही आप उसमें एसयूवी की जो है वो नंबर्स डालते हैं तो वो 50 के नीचे आ जाता है। तो लिहाजा हमें ज़रूरी है कि हम अपना एसयूवी सेगमेंट को भी स्ट्रेंथन करें। और ये जो सेगमेंट है नॉन एसयूवी का, हैचेस का, उसको हम फर्दर एनहांस करें और उसमें हम बढ़ोतरी करें और उसमें अपने जो मार्केट हिस्सेदारी उसमें और इजाफा करें। ये हमारी मंशा है। और चूँकि हम एक लीडिंग कंपनी है, हम नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम नंबर 1 मैन्युफैक्चरर अगर 50% की हमें वो है मंसूबा रखते हैं, मगर उसका बाज़ार की हिस्सेदारी का, तो हमें हर सेगमेंट में ऑपरेट करना पड़ेगा। और इसीलिए हमें ये भी बरकरार रखना है सेगमेंट, इसको फर्दर स्ट्रेंथन करना है हैच सेगमेंट को। उसके साथ ही साथ हम एसयूवी सेगमेंट को भी
स्ट्रेंथन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा गुज़िश्ता 2-3 महीनों में हमने 2 गाड़ियाँ, बहुत अच्छी गाड़ियाँ एसयूवी भी लॉन्च करी, ग्रैंड विटारा और दी ब्रेज़ा, और आगे आने वाले टाइम में भी हम हर सेगमेंट का ख्याल रखेंगे अपने। सर आखिरी सवाल सर, फेस्टिव सीज़न बस कुछ ही हफ्तों दूर है, कस्टमर्स के लिए ऑफर्स वाइज कैसा रहेगा ये फेस्टिव सीज़न? और जहाँ तक आपकी थोड़ी स्टॉक इन्वेंट्री की बात आती है, तो जितनी पेंडिंग डिलीवरीज हैं, क्या आप टारगेट कर रहे हैं कि इसी फेस्टिव सीज़न में सब क्लियर हो जाए? देखिए, वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन कैसा होता है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो पेंडिंग बुकिंग्स हैं वो अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आगे हम प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्या वो हम उन मॉडल्स में इजाफा कर पा रहे हैं जहाँ पे अंडरलाइंग डिमांड है, जहाँ पे बुकिंग्स हैं। अगर हम वो करते हैं तो मेरी नज़र में ये जो फेस्टिव सीज़न है वो बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक आपका सवाल है कि वो आगे आने वाले वक्त में क्या हम उसको क्लियर कर पाएंगे इसी फेस्टिव सीज़न में, वो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। और जहाँ डिस्काउंट का आपका सवाल है कि सेल्स प्रमोशन कुछ ज़्यादा होगा क्या इस बार, मेरी नज़र में शायद नहीं होगा इतना, क्योंकि जो पेंडिंग बुकिंग्स हैं, ये जो होता है ये एक फंक्शन होता है डिमांड और सप्लाई के गैप का। तो इस समय जो है पेंडिंग बुकिंग्स हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो मेरी नज़र में कुछ मॉडल्स पे हो सकता है जहाँ पे सप्लाई जब बेहतर है, लेकिन ज़्यादातर मॉडल में मुझे नहीं लगता कि डिस्काउंट ज़्यादा होगा। ईटीना स्वदेश से बात कर, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू लॉन्च। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। टाइम्स ड्राइव के एडिटर और लीड क्रांति संभव हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। क्रांति, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपका ईटीना स्वदेश पर। बात जो कही अभी यहाँ पर श्रीवास्तव साहब ने वो बहुत अच्छी थी कि एक बहुत बड़ा मार्केट है अभी भी छोटी गाड़ियों का, लेकिन बिल्कुल मन में सवाल यही आता है, शायद हम बिजनेस चैनल हैं इस वजह से, क्योंकि चर्चा लगातार इस बात की हो रही है कि एसयूवी का बाजार बढ़ रहा है और महिंद्रा जैसी कंपनी जो है वो एसयूवी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। मारुति को क्यों ऐसा लग रहा है आपको, आपके हिसाब से, कि ये जो दूसरा सेगमेंट है इस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, यहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? यहाँ पे सौमित, पहले तो शुक्रिया आपने इस चर्चा में हमें शामिल करने के लिए। लेकिन यहाँ सवाल जो दानिश ने पूछा था वही जवाब जो शशांक जी ने कहा दिया था। कुल मिलाकर सच्चाई अगर हम देखें मार्केट की वही है, क्योंकि चर्चा, जैसा आपने भी कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि चर्चा सबसे ज्यादा एसयूवीज की चल रही है और सबसे बड़ा पेन पॉइंट भी वही है। अगर आप देखें पिछले साल दर साल मारुति सुजुकी के जो मार्केट शेयर में गिरावट हुई है उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी हुई है, जो हमने खासकर पैंडेमिक के बाद देखा है, वो ये कि जो एंट्री सेगमेंट की गाड़ियां हैं वहां पर लोग एंट्री कम ले रहे हैं और जो फीचर रिच गाड़ियां हैं वो अब पहले से ज्यादा बिक रही हैं। तो एक तो कस्टमर जो आ रहा है उसके प्रोफाइल में थोड़ा सा चेंज हुआ है। कस्टमर क्यों आ रहा है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आया। अगर आप देखें पिछले साल के मुकाबले हम देखें तो जुलाई के महीने की बिक्री अगर देखें तो मेरे ख्याल से जो स्विफ्ट है उससे ज्यादा बिक्री बलिनो की नजर आ रही है, जो कि थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ी है, प्लस वो नई भी है स्विफ्ट के मुकाबले। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो समझने वाली ये है कि मारुति उस लीडरशिप को, जो शशांक श्रीवास्तव खुद बोल रहे थे, जिस लीडरशिप में वो लगातार, जैसा उन्होंने कहा कि अगर एसयूवीज को हटा दें तो भी 2/3 से ज्यादा उनकी जो लीडरशिप पोजीशन है इस मार्केट में, एसयूवी की एंट्री होते ही वो समीकरण, उनका गणित गड़बड़ा जाता है। अब उस गणित को गड़बड़ाने से या उसको सुधारने के लिए उन्होंने अपने ग्रैंड विटारा को अब पेश कर दिया है। थोड़े दिन पहले हमने उसके टेस्ट ड्राइव भी किया था और हो सकता है कि वो त्योहारों से पहले 1 महीने में शायद हम या कुछ हफ्तों में उसे हम लॉन्च होते हुए देखें। सेम चीज टोयोटा की हाईराइडर भी हम देख रहे हैं जो कि आएगी। दोनों एक ही प्रोडक्ट हैं, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग बैजिंग के साथ। लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि जिस पोर्ट पर जो किला उनका हमेशा से मजबूत रहा है उसे वो जाहिर सी बात है वो उसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं। और इसी वजह से जो छोटी एंट्री जो हैचबैक हैं, पैसा वसूल गाड़ियां हैं, उसके ऊपर मारुति सुजुकी काम कर रही है, अभी भी करेगी। और पिछले 1 साल में हमने जो भी इंटरेक्शन किए हैं, जो भी इंटरव्यूज किए हैं शशांक श्रीवास्तव के साथ या मारुति की और बाकी जो भी लीडर्स हैं उन सब के साथ, सब की तरफ से संदेश यही आया कि हाँ, हम एसयूवी वाले सेगमेंट में पिछड़ रहे हैं, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। टोयोटा के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बन भी रहा है, लेकिन जो हैचबैक सेगमेंट है वो उनके हिसाब से उसमें पोटेंशियल अभी भी है, नंबर के हिसाब से और भविष्य के हिसाब से, आने वाले वक्त में मार्केट के हिसाब से। और इस वजह से ये जरूरी है और वो अब मेरे ख्याल से ट्रेंड जिस तरह से चल रहा है या ग्रोथ, ये बल्कि मैं कहूंगा कि प्रेजेंट के लिए जरूरी है और एसयूवी में ग्रोथ
फ्यूचर के लिए जरूरी है, और ये दोनों के ऊपर मारुति काम करती नजर आ रही है। कि आपको क्या ऐसा लगता है मुझे कई बार ये मन में आता है, आज की जो जनरेशन है जब वो पहला अपना व्हीकल सोचती है, जब नौकरी करना हम शुरू करते हैं, उसके बाद हमारे पास एक सैलरी आती है, अब हम सोचते हैं कि ठीक है साल 2 साल कुछ सेविंग कर ली, अब कुछ नई चीज़ ली जाए, तो मन में आता है कि कुछ फैंसी लिया जाए। अब ऑल्टो एक बहुत अच्छी गाड़ी है, और मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ कि मेरे पिताजी के पास भी ऑल्टो थी और मैंने वो गाड़ी खूब चलाई है, बहुत अच्छा एवरेज देती है और बहुत अच्छी गाड़ी अपने समय में थी, लेकिन उसके साइज़ का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा छोटा है। आज जब एक कस्टमर बाहर निकलता है, वो 3-4 लाख रुपए खर्च करता है, तो कई बार वो ये सोचता है कि शायद मैं एक प्रीमियम बाइक खरीद लूं, क्योंकि शायद 3-4 लाख में एक यंग बंदे को एक बाइक अच्छी बेटर क्वालिटी की बेटर कंपनी की शायद मिल जाए, और फिर मैं 2 साल रुकूंगा, गाड़ी तो मैं बड़ी खरीदूंगा। तो क्या ये बड़े शहरों की समस्या है या फिर छोटे शहरों में इसका उल्टा है? आप चूंकि बाहर जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपका फीलिंग क्या है इस समय? सुमित, आपने जो बात कही, पहली चीज तो मैं आपसे अग्री करूंगा। 2 साल मैंने भी चलाई थी, जो शुरुआती ऑल्टो थी, और मैं 6.25 फीट की हाइट के बावजूद मुझे सब कहते थे कि ये चल आरामदेह है या नहीं, मुझे बड़ा मजा आता था चलाने में। छोटी सी वो मजेदार गाड़ी हुआ करती थी। अभी उसमें बहुत सारे शेप्स और डिजाइन्स और फीचर्स में चेंज हुए, लेकिन अभी भी जैसा आपने ठीक कहा, छोटी गाड़ी है, उसे एक एंट्री सेगमेंट की गाड़ी के तौर पर देखते हैं, और कस्टमर्स, वो बात आपने जो कही केवल टियर 1 या टियर 2 या बड़े शहरों या मेट्रोपॉलिटन की बात है, नहीं, वो ओवरऑल मार्केट की ही बात अगर हम देखें, पोस्ट पैंडेमिक अगर हम देखें, तो जो फीचर रिच गाड़ियां हैं उसकी तरफ जो कस्टमर्स हैं वो ज्यादा जा रहे हैं। अब उसमें एक चीज तो सीधे सीधे सब तुरंत ही कह देते हैं कि ये एक योलो कल्चर भी है, यू ओनली लिव वंस, जिसके चक्कर में बहुत सारे कस्टमर्स कह रहे हैं कि हाँ, पैसे बचा के मैं या अभी छोटी गाड़ी लूंगा, बड़ी गाड़ी बाद में लूंगा 5 साल के बाद, तो वो अपनी ख्वाहिशों को पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। तो एक तो सच्चाई या एक ट्रेंड ये उसे रीड किया जा रहा है। दूसरी चीज ये भी है, जैसे हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल मार्केट और जो एंट्री सेगमेंट की गाड़ियां हैं, वहां पे जो लोगों का रुझान है वो कम हुआ है। उसकी एक वजह ये भी है कि उनकी बहुत सारा ऐसी वजह है, चाहे महंगाई हो या नौकरी हो या फिर फसल का जो साइकिल हो, उन सब की वजह से एंट्री सेगमेंट में लोगों की एंट्री जो है ग्राहकों की थोड़ी सी कम हुई है। तो जो सेगमेंट जो ऑल्टो मेरे ख्याल से लेने के लिए तैयार थी, ऑल्टो से एक सेगमेंट ऊपर लेने के लिए, अब उन ग्राहकों का ट्रेंड, और वो केवल बड़े शहरों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, छोटे शहरों में भी अब ये लग रहा है कि पैंडेमिक और लॉकडाउन के बाद लोग थोड़े से ज्यादा अपनी ख्वाहिशों को तुरंत पूरा करने में विश्वास अब रखने लगे हैं, और इस वजह से वो कर ये रहे हैं कि जब गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, एक सेगमेंट ऊपर ही लेते हैं, लेकिन जो फीचर जिसके बारे में मेरे चाचा, मेरे भैया, मेरे कजिन्स, ये सब जिसके या मेरे दोस्त मेरे डिस्कस कर रहे हैं, वो फीचर्स मेरी गाड़ी में भी हो, चाहे वो इंफोटेनमेंट, बड़ा सा इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो, या एप्पल कारप्ले हो, एंड्रॉयड ऑटो हो, या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो, और सेफ्टी के ऊपर भी ये एक खास चीज मैं आपको बता दूं सुमित, कि पिछले 2 साल में मैंने देखा है कि इस सेगमेंट में सेफ्टी को लेकर इतनी ज्यादा चिंता हो गई है, जिसके ऊपर मारुति को भी हमने काम करते देखा। तो कस्टमर्स फीचर और सेफ्टी और प्रीमियमनेस, इन तीनों के ऊपर पहले से कहीं ज्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो हालांकि 2 अलग तरह के कस्टमर्स होंगे जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में देखते हैं, लेकिन आपका इतने सालों का अनुभव है क्रांति, मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो हमारे यंग जनरेशन है, जो लोग अब मार्केट में आए हैं, जो नया अपने लिए लाइफ में व्हीकल लेना चाहते हैं, क्या एडवाइस करेंगे? अगर 4 व्हीलर लेना चाहते हैं आप, तो क्या आपको ऑल्टो K10 जैसी गाड़ी से शुरुआत करनी चाहिए, या कुछ और पैसा जमा करके, कुछ इंतजार करके, कुछ दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के बाद, उसके बाद एक बड़ी गाड़ी, चाहे वो बलेनो है मारुति की ही, या फिर दूसरी Hyundai और किया के बहुत सुंदर सुंदर मॉडल आजकल आ गए हैं, उन पर टारगेट करना चाहिए? यहाँ पे ये आपने बड़ा पेचीदा सवाल करके फंसा दिया। यहाँ सभी हम एक दूसरे की नहीं सुनते, तो हमारी लोग इस मामले में शायद ना सुने, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो छोटी गाड़ियां हैं अब किफायती वो हैं। फीचर के मामले में मैं मानूंगा कि पहले से कहीं ज्यादा वो लोडेड हो गई हैं। अगर आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है, आपका सपना है कि बड़ी गाड़ी ली जाए, तो फिर जाहिर सी बात है आप वेट ही कीजिए। इस सेगमेंट में आने की जरूरत नहीं है। कम्यूटिंग के लिए अगर आपको चाहिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, आपको बहुत ज्यादा फिलहाल समस्या नहीं है, या आपको अपने कॉलोनी में, अपने दोस्तों के सर्कल में ऐसा कुछ एक स्टेटस के लिए एक स्टेटमेंट नहीं देना है, तो फिर ये गाड़ियां मुझे काफी प्रैक्टिकल अभी भी लगती हैं।
इसमें एक और एंगल मैं जरूर जोड़ दूंगा सौमित, जो मुझे लग रहा है पिछले 2 साल में एक और चीज बड़ी जबरदस्त पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर आपको लगता है कि आप एक नई गाड़ी लेने के लिए तुरंत तैयार नहीं है, तो हो सकता है कि आप ऑल्टो जैसी छोटी गाड़ी एक लेके 2-3 साल में इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक आइडिया मैं ये जरूर दे सकता हूँ अपने दर्शकों को, दोस्तों को जो लिखते हैं मुझे, उनको भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2 से 3 साल में बहुत ही एक्सेलरेटेड ग्रोथ हमें लग रहा है ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर का। बहुत सारी कंपनियां भी आ रही हैं, हाल में हमने महिंद्रा को देखा, इसके अलावा मारुति और टोयोटा के टाइप की बात हो ही रही है, और बाकी जो टाटा का जो परफॉर्मेंस है वो तो हम सबने देख ही लिया है। तो आने वाले 2 से 3 साल में मुझे लग रहा है कि ग्रोथ काफी होगा। तो आज लॉन्च का दिन है, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, इस तरह की छोटी कम्यूट के लिए इस तरह की प्रैक्टिकल किफायती पैसा वसूल गाड़ी आप ले सकते हैं, और 2-3 साल में इफ यू वांट वो आप स्विच भी कर सकते हैं, और तब तक प्रैक्टिकल हो जाएंगी, पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार्स हो जाएंगी। बिल्कुल, तो ये तो सही सलाह है बिल्कुल। जो लोग पहली बार गाड़ी खरीद रहे हैं उनके लिए ज़रूर है। मैं तो कहूँगा बल्कि मुंबई जैसे शहर में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक छोटी गाड़ी रखिए सोमवार से शुक्रवार के लिए, ताकि आप दफ्तर जा सकें, और वीकेंड पर अगर आप एक स्टेटमेंट वाली गाड़ी रखना चाहते हैं तो वो बात अलग होती है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 2 गाड़ियाँ भी रखने में कोई बुराई नहीं है। मुझे भी एक ऑल्टो जो K10 का मॉडल है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और इंटरेस्टिंग फीचर्स इसके अंदर है, और जैसा आप बता भी रहे हैं सेफ्टी पर भी बहुत कुछ काम किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति, आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा आपके साथ बात करके अच्छा लगता है, और बेहतरीन डिस्कशन के लिए बहुत समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑटो पर ही रहते हैं और आगे बात करते हैं देश में लॉन्च हुई पहली डबल डेकर ईवी की। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज अशोक लेलैंड की तरफ से तैयार की गई पहली डबल डेकर ईवी एसी बस को लॉन्च किया है। इसके बाद उन्होंने इस एसी डबल डेकर बस से सफर भी किया। मुंबई में अगले 2 सालों में 900 एसी डबल डेकर बसों को चलाने की योजना है। Crafted exclusively for a one-of-a-kind passenger experience. The most important thing for India is the knowledge is a power. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And regarding automobile industry, the size of automobile industry is 7.5 lakh crores. And this is the important industry for the country, which is giving maximum employment potential. At the same time, this is the industry which is giving maximum taxes to the state and central government through GST. So my dream is to make this industry of 15 lakh crore within up to end of 2024. And this can be possible, because all reputed brands in the world, all are present in India. Brown hydrogen is from petroleum, and the black hydrogen is from the coal. But regarding ecology and environment, we need green hydrogen, and that is the future for the country. We can use that hydrogen in industry also, in the pharmaceutical industry, chemical industry, everywhere we can use it. Now the economics of aviation sector is now facing problem because of the aviation fuel cost is increased. The one of the company from Maharashtra, the Pune, the Praj, they have already have a successful research making butanol alternative fuel for aviation, and it is from ethanol. और मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाली इस एसी डबल डेकर बस में 2 सीढ़ियों की सुविधा दी गई है। वहीं सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसमें और क्या क्या खासियतें हैं बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव। कुछ अगर याद आ रहा है तो पुरानी यादें डबल डेकर बस की ताज़ा हो गई हैं। मैं इस वक्त उस सीट पर बैठा हूं जो हर एक मुंबईकर दौड़ के ऊपर वाली डेक पर आकर उस नज़ारे के लिए मशक्क़त करते हुए ये सीट पकड़ लेती थी। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई में लॉन्च हुई भारत की सबसे पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। इसकी अगर कैपेसिटी बताएं तो 65 सीट नीचे और ऊपर दोनों मिलाकर 65 सीटें हैं, और हैंडल्स अच्छे दिए गए हैं, सीट में कुशन कवर्स हैं, और साथ ही साथ चार्जिंग पॉइंट की भी व्यवस्था है। और आपको अगर बता दें, जो ये रेयर सीटें हैं यहाँ पर सीट बेल्ट की भी सुविधा दी गई है।
तो हम इस वक्त ऊपर के डेक पर है। आइए आपको नीचे के डेक की सुविधा भी दिखाते हैं। मेरे साथ हमारे कैमरामैन संजय रंजीत भी है। और एक चीज़ जो इस बस की अनोखी है, पिछली बस में एक स्टेयरकेस हुआ करते थे, लेकिन इस बस में 2 स्टेयरकेसेस दिए गए हैं ताकि पैसेंजर्स को सुविधा मिल पाए। लोअर डेक का अगर व्यू आप देखना चाहे तो ये लोअर डेक में हम आ गए हैं और यहाँ पर इस तरीके की सुविधा है। सीट बेल्ट दिए गए हैं, कुशन्स हैं और साथ ही साथ एक कॉम्पैक्ट, कॉस्ट इफ़ेक्टिव और प्रदूषण रहित ये पूरी डबल डेकर बस बनाई गई है। एक बार फिर वो यादें पुरानी डबल डेकर बस की ताज़ा हो गई है। और मुंबईकरों को बता दें कि ऐसी 200 बसें मुंबई में जल्द ही बीएसटी के द्वारा दौड़ाई जाएगी। तो आप एक बार फिर अपनी यादें ताज़ा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेयर बाजार की, जो आज लगातार 8वें दिन हरे निशान के साथ बंद हुआ है। हालांकि आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, काफ़ी उतार चढ़ाव दिन भर देखने को मिला, लेकिन आखिरी कारोबारी घंटे में बाजार ने शानदार रिकवरी की। निफ्टी करीब 12 अंक ऊपर 17,960 के पास बंद हुआ। बाजार को बैंकिंग, एफएमसीजी से सपोर्ट मिला। दिन भर किस तरह का और एक्शन रहा बाजार में, आज बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल द कैच अप मार्केट्स में आज लग रहा था कि जो शुरुआत में शायद एक प्रेशर रह सकता है एक्सपायरी के दिन पे, लेकिन हर डिप बॉट हुआ है यहाँ पर। और आप देखें तो 16,950 के ऊपर, 17,950 के ऊपर आज एक्सपायरी हुई है और लास्ट आवर में ये अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अगर हम यहाँ गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो जो ये रिकवरी थी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंकिंग स्टॉक्स का भी था। हालांकि हेवी वेट्स ने परफॉर्म नहीं किया, चाहे रिलायंस, HDFC बैंक जैसे या फिर बजाज ट्विंस जैसे काउंटर हो, लेकिन जो दूसरी आपको गेनर्स दिखले बैंकिंग स्पेसेस में कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे स्पेसेस थे। PSU बैंक में आपको तेजी दिख रही थी। कल भी फाइनेंस काउंटर्स थे, आज बहुत कुछ सिलेक्टिव फाइनेंस काउंटर्स थे। हालांकि उसके अलावा आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ये कुछ टॉप गेनर्स है जो हम देख रहे हैं, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, भारतीय एयरटेल, ये दूसरे कुछ और गेनर्स थे। मिड कैप स्पेस में आज हम देखें तो कुछ स्टॉक्स में और सेक्टर्स में बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिले। IRCTC अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ देखने को मिली। पूरा पावर और जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस है, वो पिछले 3 दिन से बता रहे हैं कि वहाँ पावर रिफॉर्म्स के चलते कुछ वहाँ रिफॉर्म्स है, कुछ रिलैक्सेशन है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि उस स्पेस में पूरी अच्छी तेज़ी है। आज अदानी पावर में आज के दिन भी तेज़ी थी, कल भी तेज़ था एक काउंटर, और दूसरे कुछ और मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स जैसे BF यूटिलिटीज़ जैसे काउंटर्स थे जिसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा और दूसरे स्पेसेस में कहाँ तेज़ी, पूरा सीमेंट पैक आज उसमें तो लॉन्ग बिल्टअप भी हुए हैं, लास्ट आवर में भी इनफैक्ट कैरी भी हुए हैं, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने कैपेक्स प्लान अनाउंस किए थे और उसके बाद हमने देखा पूरा सीमेंट स्पेक हो, चाहे श्री सीमेंट हो, ACC, अंबुजा, डालमिया भारत हो, इंडिया सीमेंट्स हो, इन सब में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। फॉर दैट मैटर इंडिया अदानी एंटरप्राइज, क्योंकि उसमें भी एक सीमेंट का कंपोनेंट अब आ जाता है, वहाँ पर भी आपको आज अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं। दूसरे जो स्पेसेस थे, राइस स्पेस हो गया, वहाँ अच्छी तेज़ी थी। तो बहुत ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो स्पेसेस हैं वहाँ पर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली और कुछ सिलेक्टेड फाइनेंस काउंटर्स में भी आज के दिन अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो एक्सपायरी ऑन अ हायर नोट हुई है, जहाँ लग रहा था कि शायद थोड़ा प्रेशर आ सकता है बाजार में, लेकिन अभी भी आप देखेंगे लॉन्ग के ट्रेड इनिशिएट हुए हैं और एक्सपायरी आपको ऊपर 17,950 के ऊपर एक्सपायरी होते हुए आज के दिन में दिखाई दी है। IDBI बैंक में हिस्सा बिक्री को लेकर सरकार एक्शन में है। विनिवेश के लिए PE फंड से बातचीत भी की जा रही है। डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। रिपोर्ट्स आ रही है कि IDBI बैंक के जो स्टेक सेल की न्यूज़ है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने रीच आउट की है आपके प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जैसे कि TPG, कार्लाइल और कनाडा के वॉरेन बफे, प्रेम वात्सा के फेयरफैक्स होल्डिंग्स को लेकर। अब ये जो है ऑफकोर्स डाइवेस्टमेंट के लिए है और ये पूरी मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट और LIC की खरीदारी के जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उसको गॉज करने के लिए गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट दिखा रही है इस पे। PE फंड जो होते हैं ये यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, कहा जा रहा है रिपोर्ट से कि आइदर वो पार्टनर कर सकते हैं आपके डोमेस्टिक लोकल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को, या एक कंसोर्टियम वाले इन्वेस्टर्स रहेंगे उनके साथ जो है स्टेक सेल में जो है भागीदारी कर सकते हैं। अगर प्रमोटर स्टेक की बात करें तो गवर्नमेंट का लगभग 46% का स्टेक है और LIC का 49% का। अगर ओवरऑल दोनों को कंबाइन करें तो ऑलमोस्ट 95% स्टेक है, जिसका मार्केट वैल्यू 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। हाल ही में जो है हमारे
ईटी नाउ स्वदेश को जो है एक्सक्लूसिवली हमें पता चला था कि गवर्नमेंट जो है इस साल डिसइन्वेस्टमेंट कंप्लीट शायद ना हो पाए, लेकिन जो काम है डिसइन्वेस्टमेंट का वो स्टार्ट हो चुका है और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो है एक अप्रूवल लेने की कोशिश की है एफडीआई लिमिट और पी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आईडीबीआई बैंक के लिए। और हाल ही में डीपैम ने रोड शोज भी किए हैं ऑल अक्रॉस यूएस, यूरोप और मिडल ईस्ट। तो ऑफ कोर्स आईडीबीआई बैंक के जो स्टेक सेल है उस पर ज़रूर फोकस रखिएगा। नए लेबर कानूनों को लागू करने की एक बार फिर से बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। श्रम मंत्रालय ने नए नियमों पर सहमति बनाने के लिए राज्यों के साथ बैठक से पहले इंडस्ट्री के साथ बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इंडस्ट्री शर्तों के साथ नया वेज कोड के नए प्रावधानों को लागू करने पर सहमति दे सकती है। इस खबर पर और डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, 4 नए लेबर कानूनों को संसद की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और अब इन्हें लागू करने के प्रयास एक बार फिर से शुरू कर दिए गए हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि श्रम मंत्रालय ने 22 अगस्त को इंडस्ट्री के साथ इस मसले पर अहम बैठक बुलाई है, जिसमें इस बात के प्रयास होंगे कि कुछ ऐसे प्रावधान जिस पर इंडस्ट्री को ऐतराज है उस पर सहमति बनाई जाए। दरअसल इंडस्ट्री को वेज कोड के कुछ प्रावधानों पर ऐतराज है, जिसमें ये कहा गया है कि जो अलाउंसेस का हिस्सा है वो कुल सैलरी के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इंडस्ट्री को लगता है कि उसके ऊपर शॉर्ट टर्म में बोझ आएगा, आर्थिक बोझ आएगा, लिहाजा इसमें वो ढील चाहती थी। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि अब इंडस्ट्री जो है इस प्रावधान पर सहमत है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिस पर इंडस्ट्री का मानना है कि सरकार इसको स्पष्ट रूप से इस पर एक दिशा निर्देश जो है वो तय कर दे। इंडस्ट्री का मानना है कि सरकार एग्जेम्पशन की जो लिस्ट है उसको पहले से निर्धारित कर दे, साथ ही साथ जो अलाउंसेस का स्ट्रक्चर है उसको भी स्पष्ट कर दिया जाए और इससे संबंधित दिशा निर्देश सरकार पहले ही जारी कर दे। इसके अलावा ग्रैंड फादरिंग का भी प्रोविजन होना चाहिए। इंडस्ट्री का मानना है कि जो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन है इन नियमों के लागू होने तक, जो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन है वो पुराने नियम के हिसाब से हो, लागू होने के बाद नए नियमों के हिसाब से ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होना चाहिए। सूत्र में बता रहे हैं कि सरकार राज्यों के साथ बैठक से पहले, जो कि 24 और 25 तारीख को राज्यों के साथ बैठक है इसी मसले पर, उसके पहले 22 अगस्त को इंडस्ट्री के साथ बैठक करके सहमति बनाना चाहती है और इसके बाद सरकार राज्यों के जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने के प्रयास करेगी। 15 राज्यों के प्रिंसिपल लेबर कमिश्नर्स के साथ इंडस्ट्री की पहले ही बैठक हो चुकी है और अब इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि इन कानूनों को देश भर में जल्द ही एक साथ लागू किया जा सकेगा। बकाया नहीं देने पर पावर एक्सचेंज ने 13 राज्यों पर बैन लगाया गया है। ईटी नाउ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 5,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया नहीं चुकाने पर यह एक्शन लिया गया है। पूरी खबर देने के लिए एक बार फिर जुड़ रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से 13 ऐसे राज्य हैं जिनको पावर एक्सचेंजेस से बिजली खरीदने से रोका जा सकता है क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबे समय से जनरेशन कंपनियों के बिल का भुगतान नहीं किया है। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो 7 महीने से भी ज़्यादा समय से इन राज्यों ने और इनके डिस्कॉम्स ने जनरेशन कंपनियों के बिल का भुगतान जो है वो नहीं किया है। अगर आप लिस्ट पर नज़र डालें तो इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे बड़े राज्य जो हैं इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने कि करीब 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की जो रकम है वो जनरेशन कंपनियों का अभी तक भुगतान नहीं किया है, जिसकी वजह से नियमों के हिसाब से इन्हें पावर एक्सचेंजेस से बिजली खरीदने से रोका जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा मंत्रालय ने पावर सेक्टर में पेमेंट संबंधित जो डिसिप्लिन है वो लाने के मकसद से इलेक्ट्रिसिटी लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स जो है वो लागू किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि अगर आप 2.5 महीने से ज़्यादा समय तक अगर आप पेमेंट का भुगतान नहीं करते हैं तो जितना पीपीए है उसके हिसाब से उसमें करीब 25% पावर सप्लाई में कटौती कर दी जाएगी। 7 महीने से भी ज़्यादा समय तक अगर आप बिजली का भुगतान नहीं बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो पावर एक्सचेंजेस पर भी आपको जाने से रोका जा सकता है। तो जाहिर तौर पर इन राज्यों के लिए मुश्किल घड़ी आने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पीपीए से जो पावर उनको मिलना है उसमें भी कटौती कर दी गई है और अगर वो जल्द ही भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें पावर एक्सचेंजेस से भी बिजली खरीदने से रोका जा सकता है। तो राज्यों को मुश्किल होगी, कंज्यूमर को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये राज्य कितने कम समय में और कितनी जल्दी बिल का भुगतान जो है वो करते हैं।
डोलो 650 इस मेडिसिन के नाम से आप और हम भली भांति वाकिफ हैं। खासकर कोविड के दौरान डोलो घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन गया, लेकिन अब यही दवाई सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि डोलो की बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी की तरफ से डॉक्टरों को 1000 करोड़ से ज्यादा के गिफ्ट दिए गए। कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान और क्या कुछ कहा, बता रहे हैं मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर डोलो 650 बनाने वाली दवा कंपनी द्वारा डॉक्टरों को उपहार के तौर पर 1000 करोड़ रुपए बांटे जाने का मामला याचिका में उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि दवा को प्रचार प्रसार के लिए, दवा को ज्यादा मरीजों को लिखा जाए, इसके लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की गई, जो कि एक भ्रष्ट प्रक्रिया है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे मामलों में दवा कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन डॉक्टरों पर कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा डॉक्टरों के लिए गाइडलाइन बनी हुई है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि इस तरह से दवाओं को बेचने के लिए एक यूनिफॉर्म कोड बने, ताकि ये तय हो सके कि आखिर डॉक्टरों को दवा के बारे में बताते वक्त कंपनी और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरह की बातें करनी है और किस तरह के वादे करने हैं। सुनवाई के दौरान ही इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें बहुत हैरानी हो रही है, क्योंकि उन्होंने खुद कोरोना के दौरान डोलो 650 ही खाई थी। हालांकि कोर्ट ने यह माना कि ये बहुत गंभीर मसला है। इसी वजह से कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो इस मामले में 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल करे। ये खबर सामने आने के बाद तमाम जो मेडिकल एसोसिएशन है, उनके तरफ से मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि डॉक्टरों द्वारा दवा कंपनियों द्वारा उपहार लेकर किसी भी तरह के दवा प्रिस्क्राइब करने पर पहले से ही कोर्ट और ऐसे में उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन क्या इस तरह की दवा कंपनियां जो मार्केटिंग के लिए और दवाओं के प्रचार प्रसार के लिए 1000 करोड़ रुपए तक खर्च कर देती हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में काफी गंभीरता दिखाई है। दिल्ली से मैं गौरव श्रीवास्तव। और डोलो की सेल बढ़ाने के लिए कंपनी पर लग रहे आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमने दिल्ली में कुछ लोगों से बातचीत की। ये सोच बहुत बेकार है। हमेशा मेडिकल में 10 रुपए की टेबलेट होती है और डला रहता है 100 रुपए। 1000 रुपए 500 रुपए डला रहता आती है वो 50 रुपए की। अंधाधुंध इसमें कमाई रहती है और हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। इस तरह की चीजों को पूरी तरह प्रतिबंधित करें, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों पर। फर्जी दवाई थी वो, तो कुछ था ही नहीं उसमें डोलो का, वो कुछ नहीं था। जैसा जबलपुर में रेमडेसिविर नकली बना था, पानी भर के लोगों ने लगा दिया था, क्या हुआ? घोर के पी गए। सब भ्रष्ट बैठे हैं ऊपर से लेके नीचे तक। IRCTC अपने ग्राहकों के डेटा के मोनेटाइजेशन की तैयारी में है। पेश है इसी मुद्दे पर हमारा स्वदेश विशेष। अक्सर आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा और IRCTC के ज़रिए टिकट भी बुक किया होगा, और उस वक्त आपने अपना नाम, पता, कहां से कहां जाना है, उम्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्लास ऑफ जर्नी, जेंडर और भी ना जाने क्या क्या आपने जानकारी दे दी होगी। और ये सारी जानकारी IRCTC के पास फीड हो जाती है। 15 सालों से IRCTC के पास ये डेटा इकट्ठा होता जा रहा है और आज IRCTC के पास डेटा का बहुत बड़ा भंडार हो चुका है। इतना बड़ा भंडार कि अब IRCTC इस डेटा के जरिए 1000 करोड़ रुपए की कमाई के सपने देख रहा है। जी हाँ, जिसके लिए डेटा को बेचने की तैयारी शुरू हो चुकी है और रेलवे PSU ने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या हमारा डेटा बेचकर पैसा कमाना कितना जायज़ है, कहां ये डेटा जाएगा, किस तरह से उपभोक्ताओं को इसका फायदा या नुकसान होगा और किन किन चीज़ों को लेकर अभी से अलर्ट होने की ज़रूरत है। साथ ही
एक और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि शायद पहली बार डेटा बेचने का कारोबार लीगल तरीके से किया जा रहा है। क्या हमारी जानकारी सुरक्षित हाथों में है? क्या हमारी प्राइवेसी में खलल का कारोबार शुरू हो गया है? अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन यहाँ पर जुड़ेंगे हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से, जो कि इस पर और जानकारी हमें दे रहे हैं। समीर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं, ये किस तरह का कदम उठाने जा रहा है IRCTC? जी बिल्कुल, IRCTC अपने डाटा को मोनेटाइज करने के लिए यानी कि मुद्रीकरण करने के लिए उसने कदम बढ़ा दिए हैं और इसी दिशा में एक कंसल्टेंट को अपॉइंट करना चाहता है। इस कंसल्टेंट की जिम्मेदारी ये होगी कि वो ये देख करके बताएगा कि जो डाटा IRCTC के पास मौजूद है, चाहे वो यात्री संबंधित हो या माल ढुलाई, फ्रेट सेगमेंट में जो डाटा है, इसके अलावा जो IRCTC के टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन, जो डिजिटल एसेट है IRCTC के पास में, इसको अगर मोनेटाइज किया जाता है तो कितनी आमदनी हो सकती है, किस तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है, तो इसका खाका क्या होगा, उसको तैयार करने के लिए एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की दिशा में टेंडर जारी किया गया है। इस टेंडर को भरने की आवेदक जो हो सकते हैं संभावित, वो 29 अगस्त तक आखिरी तारीख है जब वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो रोड मैप रहेगा पूरी प्रक्रिया का, वो ये रहेगा कि अगले तकरीबन 1-1.5 महीने में कंसल्टेंट अपॉइंट हो जाएगा और कंसल्टेंट अगले 3 से 6 महीने में एक DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें ये बताएगा IRCTC को कि उसके पास जो डाटा है वो अगर मोनेटाइज होता है तो कितना कमाई IRCTC को हो सकती है। लेकिन इसके अलावा इसी कंसल्टेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि जो भी मोनेटाइजेशन हो रहा है उसमें कहीं पर भी IT लॉ का उल्लंघन ना हो, यानी कि जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन ना हो। दायरे कहां तक हो सकता है वो दायरा निर्धारित करने को लेकर के भी वो डिटेल रिपोर्ट में उसका जिक्र या वो ब्यूरो कंसल्टेंट को बताना होगा। तो यहां पर कोशिश ये है कि IRCTC अपने पास जो बेहिसाब डाटा है उसको मोनेटाइज करना चाहता है। जाहिर तौर पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो यात्री हैं जिनके यूज़र अकाउंट IRCTC पर बने हुए हैं, वो अपनी जानकारी का इस्तेमाल इस तरीके से क्या होने देंगे, उनकी सहमति असहमति चाहिए या नहीं चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो IRCTC की तरफ से जल्द जारी होंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये माना जा रहा है कि एक दायरे तक ही, एक सर्टेन लिमिट तक ही IRCTC उस डाटा को आगे लेकर के जा सकती है, क्योंकि प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब बात यह है कि IRCTC ये कदम उठा करके लाभ क्या देख रही है, तो सूत्र ये बता रहे हैं कि IRCTC डाटा मोनेटाइजेशन के जरिए सालाना तकरीबन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई देख रही है। आंकड़े हालांकि इंटरनली IRCTC के भीतर कुछ यूं हैं कि एक साल में इसी डिजिटल डाटा मोनेटाइजेशन के जरिए IRCTC 600 से 700 करोड़ रुपए तक कमा लेना चाहती है। और उसके पास जो आयाम है, जो वर्टिकल है, उसमें पैसेंजर डाटा है, ये इंफॉर्मेशन है IRCTC के पास में कि कोई यात्री अमूमन किस सेक्टर पे किस क्लास में कितनी यात्रा करता है, तो उसका ट्रैवलिंग पैटर्न क्या है। इसी के अलावा जो फ्रेट सेगमेंट में है, तो कोई अगर माल ढुलाई करता है तो कौन सा वो सामान है जिसका फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग ज़्यादा हो रहा है, किस सेक्टर में ज़्यादा होता है, तो इस तरीके की जानकारियों का ही मोनेटाइजेशन का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा IRCTC की जो टूरिज्म, जैसे भारत दर्शन ट्रेनें चलाती है IRCTC, कई अलग अलग पैकेजेस हैं टूरिज्म के, तो उसको भी मोनेटाइज करने का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो IRCTC कमाई के नए जरिए तलाश रहा है, उसमें डाटा एसेट मोनेटाइजेशन एक आयाम है। और इसकी अगर बहुत बड़ी तस्वीर देखें तो वो कुछ यूँ भी नजर आती है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसका जिक्र संसद में वित्त मंत्री ने किया था, मोदी सरकार का यह है कि जो एसेट हैं उनके पास में उनको मोनेटाइज किया जाए। तो उसमें जो रेलवे के हिस्से में आता है उसमें IRCTC एक पार्ट जो प्ले कर सकता है, वो वहाँ पर वो डिजिटल एसेट मोनेटाइजेशन को देख रहा है। जी कविता। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या दायरे यहाँ पर तय किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समीर, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान इस पर विस्तार से बात करेंगे। कंज्यूमर अधिवक्ता रेखा अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रेखा जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि लीगली हम सुन रहे हैं कि डेटा एसेट मोनेटाइजेशन की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है और आगे बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है। ये कैसे होगा? क्योंकि अमूमन IRCTC की अगर मैं बात ना करूं, अगर हम नॉर्मली भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो अपनी जानकारियां दिए बगैर और कहीं ना कहीं वो एक
लाइन होती है कि डू यू अग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, जब तक आप इसको क्लिक नहीं करते हैं आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। इवन IRCTC की वेबसाइट पर भी जब तक आप आई अग्री एंड आई सबमिट टू नहीं क्लिक करते हैं तो आपको टिकट नहीं मिलता है। तो आप चाहे ना चाहें, यहाँ पे भले ही ये कह रहे हैं कि आपको कस्टमर एक्सपीरियंस और सर्विसेज बेहतर देने के लिहाज से डेटा को मोनेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, बात जो कुछ भी हो, मेरा नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर तो जा ही रहा है, मेरी प्राइवेसी तो खतरे में है। सही कहा कि IRCTC का जो उद्देश्य है वो भले नेक उद्देश्य हो सकता है, और एक जिसको हम कहते हैं कि लार्जर पिक्चर को देखें तो उसके अंदर वो सक्रिय होके, जिसको कहते हैं ना कि वो जो डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो मोदी सरकार ने जो डिजिटल इंडिया की जो मुहिम चलाई थी उसी के तहत ये IRCTC जो है वो सारा जो काम अपना कर रही है। उद्देश्य भले कितना भी नेक हो, पर जितने भी जैसे कहते हैं ना कि जो विज्ञान है वो आविष्कार जो था वो एक ना आपके लिए कहीं अभिशाप तो नहीं बनता जा रहा। वो धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर की अगर बात करें तो ये जितने भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका कहीं ना तो कहीं आपका प्राइवेसी का उल्लंघन होता ही है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमारी जो भारत का संविधान है उसके अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिनको अंग्रेजी में हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो हमारा अधिकार है वो है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जिसको सरकार एक फंडामेंटल राइट मानती है, जबकि ये ओरिजिनल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो बने थे उसके अंदर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड नहीं था। परंतु जैसे जैसे जमाना बदलता जा रहा है और जो हर चीज जिसको कहते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आ गई है, तो जब सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर आपकी जो निजी जिंदगी की हर चीज अगर ब्रह्मांड के अंदर है, वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है, तो उस निजता को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो जितने हमारी कोर्ट्स जो हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब भी इस तरह के मामलों को जब फैसला करती हैं तो उसमें यही कहती हैं कि निजता का अधिकार हमारे एक फंडामेंटल राइट है। अब देखने की बात ये रह जाती है कि आखिर में IRCTC जो हमारे से इतना ज्यादा जो डेटा ले लेती है उसका वो किस तरीके से सकारात्मक तरीके से उसका जो है उपयोग करती हैं, ना कि नकारात्मक तरीके से। और जो एक आम व्यक्ति के लिए एक वरदान की तरह साबित होना चाहिए, वो वरदान जो है वो कहीं अभिशाप तो नहीं बन रहा है। तो इसके अंदर जो कहते हैं कि ग्रे लाइन जो है, एक रिस्क का जो लाइन है वो हमेशा रह जाती है। देखिए, कोई भी बात करते हैं तो उसके अंदर वो टोटल ब्लैक एंड टोटल व्हाइट वो नहीं रह जाती है, और उसके अंदर जो ग्रे एरिया होता है जहां पर आपकी निजता का या जो कहते हैं कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। तो हमें इस बात को देखना है कि सरकार जो है भले बहुत अच्छे मकसद के साथ में, उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करेंगे, ऐसे करेंगे, पर आखिर मकसद भले ही सही हो, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वो मर्यादा क्या है वो कौन तय करेगा। हमारे साथ अब साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी जुड़ गए हैं। पवन जी, स्वागत है आपका। ये हमारे उपभोक्ताओं की नजरों से अगर मैं समझना चाहूँ, बिना हमारे कॉन्सेंट के डेटा एसेट मोनेटाइजेशन की रणनीति, हमारा प्राइवेट डेटा बेचने और उस पर पैसे कमाने की कवायद आपको कितनी सही लगती है? और ये सब कहा जा रहा है कि किया जाएगा IT लॉज के तहत ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी पर तो तलवार लटकी हुई है। ये करना कितना सही है? ये कितना किया जा सकता है? मुझे लगता है कि ये करने से IRCTC आग में पूरी तरीके से कूदने के लिए तैयार हो गई है, बिना सोचे समझे कि ये आग की लपटें उसे कहां जाकर जला देंगी। कारण यह है कि ये जो आप एक्सरसाइज करने वाले हैं, उद्देश्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपका जो गतिविधि है कानून का उल्लंघन करती है तो लाजमी सी बात है कि आपके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और जब आप लोगों का डेटा एकत्रित करते हैं तब आपने लोगों को नहीं बताया कि मैं डेटा बेचने वाला हूँ, और उसके बाद अगर आप डेटा बेचते हैं वो दंडनीय अपराध बन जाता है। धारा 66 और धारा 43 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है 5 लाख रुपए तक का। तो क्या IRCTC उस दिशा में जाना चाहता है जहां पर उसके बरखिलाफ फौजदारी मुकदमे किए जा सकें, लोग शिकायतें कर सकें, FIR दर्ज? मुझे तो नहीं लगता कि एक बहुत ही सही दिशा में जाने का प्रयास है। हाँ, अभी तो शुरुआती यात्रा है, अभी तो उन्होंने कंसल्टेंट के लिए टेंडर का प्रकरण प्रारंभ किया है, लेकिन मुझे लगता है किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए।
आज लोग सोचते हैं भारत में क्योंकि कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं है इसलिए हम जो मर्जी लोगों के डेटा के साथ करना चाहें कर दें, ऐसा नहीं है। हम सब भारतवासियों के पास निजता का मौलिक अधिकार है और अगर आप मेरा डेटा मेरी इजाजत के बगैर बेचेंगे तो न केवल मेरी निजता के मौलिक अधिकार का हनन होगा, साथ ही साथ मेरे जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन होगा। और उस एक्शन को रिट पिटिशन में हाई कोर्ट्स में धारा 226 भारतीय संविधान के तहत चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी ये चुनौती दी जा सकती है। तो मुझे लगता है बहुत खतरों के खिलाड़ी बनते जा रहे हैं ये संस्थाएं। वो ये सोच रही हैं, सपने ले रही हैं कि चलिए मैं खुला लोगों का डेटा बेचूंगी और पैसे कमाऊंगी और मुझे कुछ रोकने वाला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि आपने अभी तक आकलन ही नहीं किया है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और आप किस खड्डे में गिरने वाले हैं और कितना गहरा होने वाला है खड्डा। तो मुझे लगता है कि ड्यू डिलिजेंस, सावधानी IRCTC को जरूर बरतनी चाहिए। सपने बड़े सुहाने लगते हैं लेकिन हकीकत में बहुत सारी लीगल चुनौतियां मौजूद रहेंगी। बिहार की महागठबंधन सरकार में दागी विधायकों को मंत्री बनाए जाने को लेकर मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने कार्तिक सिंह और लेशी सिंह को कैबिनेट से हटाए जाने की मांग की है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगी। लेकिन इन आरोपों पर बिफरे नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर कोई बयान देता है तो पार्टी उसे पहले समझाएगी, लेकिन अगर किसी को इधर उधर का मन है तो वो सोचे। आपको जो मन में आवेगा बोलेगा ना, सुनिए ना, कभी जरूरत होगा तब ना सब बकवा बोलेंगे, समझ गए ना। एक एक चीज का बोलेंगे, ऐसे तो ऐसे ही लोग प्रचार प्रसार में कुछ बोलते उससे कोई मतलब नहीं। अब तो और ज्यादा काम और तेजी से होगा, चिंता मत करिएगा। कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। फेम करने के अलावा और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख की नौकरी और रोजगार को लेकर के, तब से ही लोग अनकंफर्टेबल हैं। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। मुंबई से सटे रायगढ़ में मिले 2 संदिग्ध बोट का फिलहाल कोई टेरर कनेक्शन सामने नहीं आया है। ये जानकारी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी है। उन्होंने कहा है कि ये बोट मस्कट से यूरोप जा रही थी, जो तकनीकी खराबी और हाई टाइड की वजह से रायगढ़ पहुंच गई। दरअसल बोट में 3 AK-47 राइफल और कारतूस बरामद होने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने हथियारों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मुंबई ATS की टीम भी जांच में जुटी है। पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वर्धन में एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। ये हमारी जो कोस्ट लाइन है उसकी सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं जब इस डिपार्टमेंट का राज्य मंत्री था तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल फंड सैंक्शन किया था, जहाँ पे 6 बहुत ही स्पीड वाली बोट आने वाली थी जो 7-7 दिन तक समुद्र में रह सकती है। उसमें पूरा पुलिस फोर्स वेल इक्विप्ड, जिसके पास पूरे वेपन्स रहेंगे, वो उसको देखने वाले थे। लेकिन बीच में 2.5 साल में इस डिपार्टमेंट को मैंने 3 बार होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की थी, उनको इसके बारे में रिमाइंड किया था, फिर भी अभी तक ये बोट आई हुई नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आनी चाहिए
और हमारे जो किनारे हैं वो सिक्योर्ड होने चाहिए। तो मुंबई के पास रायगढ़ में ये बोट मिली है और AK-47 राइफल्स इसमें मिली हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए हैं, ताज़ा अपडेट लेते हैं उनसे। अभिषेक, फडणवीस साहब कह रहे हैं कि कोई टेरर एंगल नहीं है, कोई लेटेस्ट जानकारी, क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? जिसके अंदर आर्म्स क्या कहते हैं, राइफल मिली है, एक्सप्लोसिव मिले हैं और साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं। तो प्राइमरी जो जांच की गई है कोस्ट गार्ड द्वारा, उससे ये संबंध पता चला है कि ये बोट का ओनर कौन है। उसके साथ ही साथ जो वेपन्स मिले हैं वो एक मैरीटाइम एजेंसी के वेपन्स है, उनका भी स्टेटमेंट आया है। और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पैनिक ना फैले, इसके लिए मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जांच चल रही है, हर एंगल से जांच चलेगी। ATS भी अपनी जांच कर रही है, कोस्ट गार्ड भी अपनी जांच कर रही है और तमाम केंद्रीय एजेंसियां इसमें जांच में लग चुकी है। लेकिन जो प्रारंभिक जांच से बाहर आ रहा है उससे टेरर एंगल नहीं है, तो डरने की बात नहीं है, लेकिन इसे नकारा भी नहीं जा सकता, हर पहलू पे जांच चल। अब जिस तरीके से बोट किसकी है वो पता चल गई है, साथ ही साथ आर्म्स रेमिनेशन का पता चल गया है। अब इन सब से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, स्टेटमेंट निकाले जाएंगे और इसका पूरा लिंक जोड़ा जाएगा कि आखिर ये क्या था। और तो पता चला है 26 जून को ये बोट यूरोप की तरफ वाया मस्कट जा रही थी, जिसमें तकनीकी खराबी होने के कारण ओनर और साथ ही साथ पूरे क्रू मेंबर को एक शिप ने रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू करने के बाद ये बोट को, जो खराब बोट को वापस टो करके किनारे पे लाना था, वो नहीं हो पाया और पानी के बहाव के चलते आज वो बोट हरिहरेश्वर रायगढ़ के पास आई है। तो पूरी सनसनी मच गई है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, हाई अलर्ट पे है पूरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और साथ ही साथ तमाम एजेंसियां इसमें जांच की है। लेकिन जिस तरीके से आश्वस्त किया है गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कि प्रारंभिक जांच में टेरर एंगल नहीं निकला है और आगे तफ्तीश हर एजेंसी कर रही है और आने वाले इन्वेस्टिगेशन के अपडेट वो हमें बताएंगे। और आगे भी मुंबई पुलिस का है, रायगढ़ पुलिस का है और सब अलर्ट पर है। और फिलहाल के लिए इतनी जानकारी हमारे पास है और इसमें जो जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपको जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक उस पूरे अपडेट के लिए। तो ताज़ा खबर यहाँ महाराष्ट्र से आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। यूपी और बिहार समेत देश के कई राज्यों में जगह जगह बांके बिहारी का दरबार सजाया गया है। हम आपको सीधे ले चलते हैं मथुरा। यहाँ करीब 300 कारीगरों ने मंदिरों को सजाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वृंदावन में 2 घंटे और मथुरा में 30 घंटे रुकेंगे। कान्हा के इस जन्मस्थान को इस बार प्राचीन कारागार के रूप में सजाया गया है। राधा रानी और श्री कृष्ण की पोशाक को बनाने के लिए कोलकाता से आए कारीगर दिन रात जुटे हैं। हम लोग वही भगवान जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करेंगे। उनकी विशेष चाहिए हमें। तो देश के कुछ इलाकों में जहां आज ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, वहीं कई राज्यों में कल जन्माष्टमी मनाई जाएगी। गुजरात के वडोदरा में जन्माष्टमी को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बाजारों में रौनक दिख रही है। अपने कान्हा को सजाने के लिए लोग डिजाइनर पोशाक के साथ खूबसूरत साजो सामान भी खरीद रहे हैं। कोविड-19 की वजह से पिछले 2 सालों से जन्माष्टमी पर दही हंडी समेत बड़े प्रोग्राम के आयोजन पर रोक थी, लेकिन इस बार लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। जैसे देखो कोरोना की वजह से जो कि ग्राहकी इतनी कम हो रही थी, लेकिन इस बार अभी ज़्यादा चल रही है। इस साल थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर ज़्यादा उस कोरोना के टाइम में कुछ कर नहीं पाए, अभी उस टाइम सब कुछ बंद भी था, तो इस बार सब खुला है तो हम लोग आसानी से खरीदी भी कर सकते हैं इस बार। और जन्माष्टमी सेलिब्रेशन की बात करें और दही हांडी का जिक्र न हो तो बात अधूरी रह जाएगी। महाराष्ट्र और गुजरात में तो इसकी खास धूम देखने को मिलती है। मुंबई की दही हांडी तो पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन मुंबई में दही हांडी को लेकर विपक्ष के नेता प्रताप सरनाइक ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या सरकार ने दही हांडी उत्सव के आयोजन की इजाजत देने के लिए कोर्ट से परमिशन ली है। साथ ही आरोप लगाया है कि राज्य में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में दही हांडी का आयोजन कैसे किया जा सकता है।
राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि पूरा अगले साल से गोविंदा प्रो गोविंदा के रूप में स्पोर्ट्स के तौर पे वो खेला जाएगा पूरे राज्य में। राज्य शासन की ओर से छुट्टी तो डिक्लेयर उन्होंने कर ही दी है, मगर साथ साथ में जो भी इनाम की राशि होगी वो राज्य शासन देगी। और हर साल प्रो गोविंदा के तरफ से जैसे कबड्डी, खो खो, मल्लखांब, कुश्ती ऐसे खेल किए जाते हैं, उसी तरह से गोविंदा का खेल प्रो गोविंदा के तौर पे खेला जाएगा। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि दही हंडी को महाराष्ट्र में स्पोर्ट्स कैटेगरी के तहत मान्यता दी जाएगी और गोविंदाओं को खेल श्रेणी के तहत नौकरी भी मिलेगी। इसके साथ ही सरकार सभी गोविंदाओं को 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी देगी। और स्वदेश आर के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।